जय हिंद। बच्चे का डिमांड था कि सर आर्ट्स के लिए कुछ कीजिए। तो बाबू देखिए, मैं हर वो काम करूँगा जो आपके रिजल्ट बनाने में सहायक होगा। बस कंडीशन अप्लाई है। कंडीशन यही है कि आपको रेगुलरिटी मेंटेन करना पड़ेगा। ये नहीं कि एक दिन पढ़े फिर अगले दिन पढ़ेंगे, ऐसा नहीं। पढ़ रहे हैं तो रेगुलर पढ़ते चलिए। देखते हैं, ये आर्ट्स पोर्शन का ये हिस्ट्री है। आर्ट्स पोर्शन का हिस्ट्री है। इसमें देखिएगा 8 चैप्टर है, टोटल 8 चैप्टर है। तो 8, तो इसका आधा 4 चैप्टर तक आज हम करवा देते हैं, ठीक है। बाकी का भी जल्दी जल्दी आ जाएगा, जल्दी अपलोड कर देंगे, ठीक है। शुरू करते हैं। हमारा पहला चैप्टर है इतिहास। इतिहास का फर्स्ट चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म इन यूरोप। इसके सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखते हैं। देखिएगा, इसमें भी 11 साल का पिक किया गया है, 24 तक है, 2024 तक का लिया गया है, ठीक है। शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था। तो फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? सेडान में हुआ था, सेडान में हुआ था, ठीक है। आगे देखिएगा, कह रहा है किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ। मतलब जर्मनी के एकीकरण से पहले युद्ध हुआ था, वो सेडान का युद्ध हुआ था, ठीक है। और बाबू ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी पूछ सकता है कि 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच जो युद्ध हुआ था उसका नाम क्या था। तो बाबू सेडान का युद्ध कह सकते हैं, ठीक है। आगे देखिएगा, कह रहा है यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा कि यंग यूरोप का संस्थापक कौन था। मतलब यंग यूरोप नाम के जो संस्था थी उसके संस्थापक कौन थे, किसने सबसे पहले शुरू किया था, ठीक है। तो इसका आंसर होगा मेजिनी ने शुरू किया था, ठीक है। आगे देखते हैं, टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे। टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे? तो कहाँ के शासक थे? मैसूर के। हम 2 बार बोलते हैं, 3 बार बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं कि उतने देर में आप अपना आंसर तैयार कर लें, ठीक है। आगे देखते हैं, कह रहा है गैरीबाल्डी पेशे से क्या थे। गैरीबाल्डी का क्या पेशा था, वो कौन सा काम करते थे। तो वो एक नाविक थे। गैरीबाल्डी पेशे से नाविक थे। आगे देखिएगा, फ्रैंकफर्ट की जो संधि हुई थी उस पर हस्ताक्षर कब हुई थी। इसमें ये भी पूछ सकता है कि उस पर मतलब कि ये जो फ्रैंकफर्ट की संधि थी इस पर कौन हस्ताक्षर किए थे। तो कह रहा है कि संधि पर हस्ताक्षर कब हुई थी। तो 7 नंबर का देखिएगा, कह रहा है कि संधि पर हस्ताक्षर हुई थी 1871 में। 1871 में हुई थी। 1871 में कौन सी संधि हुई थी? तो फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी, ठीक है। दोनों याद रखना है। फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर 1871 में। 1871 में कौन सी संधि? तो फ्रैंकफर्ट की संधि। दोनों एक ही क्वेश्चन है। आगे देखिएगा, कह रहा है कि 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ। 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ। तो कह रहा है कि गणराज हुआ था, ठीक है। आगे देखिएगा, कह रहा है कि जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन जिम्मेवार था, कौन उत्तरदायी था। जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? तो बिस्मार्क था, ठीक है। जर्मनी का एकीकरण। कह रहा है इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है। मतलब कि ऐसा, ये 4 ऑप्शन में से ऐसे एक व्यक्ति हैं जिनका संबंध इटली के एकीकरण से नहीं है। तो देखिए, किसका संबंध नहीं है, समझिएगा बात को, ठीक है। कह रहा है गैरीबाल्डी का संबंध है, काउंट काबूर का भी संबंध था, मेजिनी का भी संबंध था। इकलौते एकमात्र ऐसे थे जिनका नाम था बिस्मार्क। उनका संबंध इटली के एकीकरण से नहीं था, ठीक है। आगे देखिएगा, कह रहा इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था। इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन सा देश था। यहाँ पे ये सब देख रहे हैं ना, ये देश का नाम है, तो कौन सा था। तो कह रहा कि ऑस्ट्रिया खुद चाहता था स्वतंत्र, ऑस्ट्रिया चाहता था कि ये लोग एकीकृत ना हो, क्योंकि जैसे ही इनका एकीकरण होगा फिर से युद्ध शुरू हो जाएगा। आगे देखिएगा, जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था। कौन थे जो जर्मनी का एकीकरण किए थे? तो कह रहा है कि बिस्मार्क थे, ठीक है। आगे देखिएगा, यहाँ पे एक क्वेश्चन हमें ये भी समझना है। यहाँ देखिएगा, कह रहा है इटली का एकीकरण, क्योंकि एग्जाम में आएगा तो कंफ्यूज होइएगा। इटली के एकीकरण, यहाँ देखिए जर्मनी का एकीकरण। जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क हैं, तो इटली के एकीकरण में बिस्मार्क नहीं है। देख रहे हैं ना ये। आगे देखिएगा, कह रहा फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुई थी। अभी हम लोग तुरंत पढ़े थे कि फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुई थी, बोलिए।
कह रहा है कि 1871 में, इसी का एक क्वेश्चन था कि फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर कब हुई थी, तो ये भी 1871 था। ठीक है, आगे देखिएगा। कह रहा है कि जाल्बेरिन संबंधित था। जाल्बेरिन क्या था? जाल्बेरिन संबंधित था। तो जाल्बेरिन क्या था? तो कह रहा है कि व्यापारियों की एक संस्था थी, व्यापारी वर्ग मिलकर उसमें कुछ अपना वो राय विचार करते थे, डिस्कस करते थे, तो व्यापारियों की एक संस्था थी। आगे देखिएगा। कह रहा है कि जेनेवा की संधि कब हुई? जेनेवा की संधि कब हुई? तो 1954 में जेनेवा का संधि हुआ था। ठीक है, 1954 में हुआ था। आगे देखिएगा। काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? इनका पोस्ट था प्रधानमंत्री, इनको बनाया गया था। और कह रहा है कि वियना सम्मेलन हुआ था। वियना सम्मेलन हुआ था। तो वियना सम्मेलन कब हुआ था? तो वियना सम्मेलन हुआ था बाबू 1815 में हुआ था। 1815 में वियना सम्मेलन हुआ था। अच्छा, वियना से एक बात याद आया कि वियना, देखिए, ऑस्ट्रिया नाम का एक देश है। ऑस्ट्रिया नाम का एक देश है। ठीक है, और ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है। तो याद रखिएगा, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है। ठीक है, आगे देखिएगा। कह रहा है कि निम्न में से किसके योगदान से इटली का एकीकरण संपूर्ण हुआ? किसके योगदान से इटली का एकीकरण संपूर्ण हुआ? तो कह रहा है कि देखिए, मेजिनी का भी योगदान था, विक्टर इमैनुअल का भी था, काउंट काबूर का भी था। तो इनमें से सभी हो जाएगा। रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो कह रहा है कि बिस्मार्क ने किया था। रक्त और लौह की नीति का अवलंबन बिस्मार्क ने किया था। आगे देखिएगा। कह रहा है कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? देखिए, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कितने बार आ चुके हैं, 2014, 2016, 2022, अच्छा 2023। AL लिखा हुआ है, इसका मतलब कि ऑल शिफ्ट, सारे शिफ्ट में ये प्रश्न पूछा गया है। कह रहा है कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? किसने किया था? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट। ठीक है, आगे देखिए। कह रहा है निम्न में से किस सम्मेलन में जर्मनी की क्षतिपूर्ति राशि को कम कर दिया गया? ऐसा कौन सा संधि हुआ था जिसमें जर्मनी का क्षतिपूर्ति राशि को कम कर दिया था? ठीक है, तो इसका आंसर होगा लॉसने सम्मेलन। लॉसने के सम्मेलन में जर्मनी का क्षतिपूर्ति राशि कम कर दिया गया था। आगे देखिएगा। कह रहा है हिगेल किस देश का दार्शनिक था? हिगेल किस देश का दार्शनिक था? तो कह रहा है कि जर्मनी। हिगेल जर्मनी का दार्शनिक था। ठीक है, आगे देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। कह रहा है कि वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य, वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य था कि राजतंत्रों को पुनर्स्थापित करना। जो राजतंत्र पहले स्थापित थे और बिखर गए थे, उनको उसका पुनर्स्थापित करना। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? फ्रांसीसी क्रांति या फ्रांस की क्रांति, दोनों एक ही है। तो कह रहा है फ्रांस की क्रांति कब हुई? तो 1789 में। आगे देखिएगा। मेजिनी का संबंध किस संगठन से था? मेजिनी का संबंध किस संगठन से था? तो कह रहा है कि मेजिनी का संबंध एक कार्बोनारी नामक संगठन था। कार्बोनारी नामक संगठन था, उससे था। कह रहा कि राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जेना विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? मतलब कि कोई भी जो राष्ट्रीय आंदोलन होता था देश में, तो कह रहा है कि उसका आंदोलन जो जेना विश्वविद्यालय है उसका केंद्र वो कहाँ स्थित है? जेना विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो देखिएगा, इसका आंसर होगा कि जेना विश्वविद्यालय जर्मनी में है। कोसूत का संबंध किस देश से है? कोसूत का संबंध किस देश से है? कोसूत का संबंध किस देश से है? इसका बाबू हंगरी हो जाएगा, हंगरी। और याद रखिएगा, हंगरी का राजधानी, हंगरी से याद आया कि देश राजधानी भी पूछता है, तो हंगरी का राजधानी कहाँ होगा? हंगरी का राजधानी हो जाएगा बुडापेस्ट। याद रखिएगा, हंगरी का राजधानी बुडापेस्ट। आगे देखते हैं 29 नंबर। यूरोपियन सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? यूरोपियन सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? कह रहा है कि यूनान को कहा जाता है। आगे देखिएगा। प्रथम जेनेवा कन्वेंशन कब हुआ था? मतलब प्रथम जेनेवा का सम्मेलन कब हुआ था? प्रथम जेनेवा कन्वेंशन कब हुआ था? तो ये इसका हो जाएगा 1864 में हुआ था। याद रखिएगा, 1864 में हुआ था। आगे देखिएगा। इटली का एकीकरण कब पूर्ण हुआ? मतलब पूरी तरह से इटली कब एकीकृत हो गया था? तो इसका आंसर होगा 1871 में। 1871 में पूरी तरह एकीकृत हो गया था। आगे देखिएगा। लुई फिलिप किस देश का शासक था? लुई फिलिप किस देश का शासक था? तो कह रहा है कि फ्रांस का शासक था। ठीक है, आगे देखिएगा। अगला क्वेश्चन 33 नंबर। कह रहा है कि निम्न में से कौन मित्र राष्ट्र के
निम्न में से कौन मित्र राष्ट्रों के गुट में शामिल नहीं था। ऐसा कौन सा देश था जो कि मित्र राष्ट्र के गुट में शामिल नहीं था? तो कह रहा कि जर्मनी, ये मित्र राष्ट्र के गुट में नहीं था। कह रहा कि बोहेमिया निम्न में से किस देश के अधीन था? देखिएगा ये 33 नंबर क्वेश्चन फिर से देखिएगा और समझिएगा कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ। दो था, मित्र राष्ट्र था, एक धुरी राष्ट्र था। ये मित्र राष्ट्र में नहीं था, तो मित्र राष्ट्र में नहीं था मतलब धुरी राष्ट्र में होगा। ठीक है, आगे देखिएगा। कह रहा कि बोहेमिया निम्न में से किस देश के अधीन था? बोहेमिया निम्न में से किस देश के अधीन था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रिया के अधीन था, ऑस्ट्रिया के अधीन था। ठीक है, आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन देखिएगा 35 नंबर। 1871 में विलियम प्रथम कहाँ का सम्राट बना? 1871 में विलियम प्रथम कहाँ का सम्राट बना? तो विलियम प्रथम जर्मनी का सम्राट बना था। ठीक है, कहाँ का बना? जर्मनी का बना। ठीक है, आगे देखिएगा। कह रहा है कि लुई 16वें को फांसी कब दी गई? लुई 16वां को फांसी कब दिया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा कि 1793 में लुई 16वां को फांसी दिया गया था। कब दिया गया था? 1793 में। करा कि पोटासियम की घोषणा के बाद किसने आत्मसमर्पण किया? पोटासियम की घोषणा के बाद किसने आत्मसमर्पण किया? तो जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया था। ठीक है, आगे देखिएगा। सर्डिनिया का राजा कौन था? सर्डिनिया का राजा कौन था? तो विक्टर इमैनुअल था। सर्डिनिया का राजा कौन था? विक्टर इमैनुअल था। आगे देखिएगा। इटली के एकीकरण का प्रमुख नायक कौन था? इटली के एकीकरण का प्रमुख नायक कौन था? तो कह रहा है कि इटली के एकीकरण में मेजनी, काबूर, गैरीबाल्डी, काबूर तो प्रधानमंत्री के ही पोस्ट पे था, गैरीबाल्डी, इन सबका योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समाप्त हो गया है। अब आगे देखते हैं। कह रहा है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। ये भी करा देते हैं क्योंकि ये भी पूछेगा। कह रहा है कि सेडोवा का युद्ध और मतलब कि कौन से दो देशों के बीच हुआ था? सेडोवा का युद्ध कौन से दो देशों के बीच हुआ था? तो सेडोवा का युद्ध हुआ था बाबू ऑस्ट्रिया, याद रखिएगा, ऑस्ट्रिया। ठीक से नहीं लिखा रहा है, ठीक है, लेकिन फिर भी याद रखिएगा। इसका आंसर होगा ऑस्ट्रिया। ठीक है, ऑस्ट्रिया। और एक देश था, उसका नाम था प्रसा, उस देश का नाम था प्रसा। ठीक है, आगे देखिएगा। कह रहा हंगरी की राजधानी, हम आपको क्वेश्चन के बीच में बताया था कि हंगरी का राजधानी होता है बुडापेस्ट। हंगरी का राजधानी याद रखिएगा बुडापेस्ट होता है, बुडापेस्ट। ये क्वेश्चन देखिए पूछा हुआ था, बोले थे ना कि पूछेगा। देखिए क्वेश्चन पूछा हुआ था 2013 का ऑल शिफ्ट में पूछा हुआ है, मतलब कि ये सारा का सारा क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, आगे देखिएगा। ये हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया आर्ट्स का, मतलब कि इतिहास का ये पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया। देखिए 15 मिनट से भी कम समय में ये पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। बस आप लोग का रिस्पॉन्सिबिलिटी इतना होगा कि आप बार बार इस चैप्टर का रिवीजन करते रहें, इसका रिवाइज करते रहें, बार बार सुनते सुनते याद हो जाएगा। गाना कोई लिख के याद नहीं करते हैं, सुन के याद करते हैं। मूवी वगैरह सब याद हो जाता है, ये भी याद हो जाएगा। बस अब अंतिम समय है, अब ज़्यादा कुछ सोचिए नहीं, अब बार बार इसको रिवीजन करते रहिए। ठीक है, और बाकी के चैप्टर भी जल्दी अपलोड कर दिए जाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।